नेक्स्ट कैपिटल स्ट्रक्चर है। एक काम करते हैं छोटा सा, कैपिटल स्ट्रक्चर करने से पहले हम एक एग्जाम्पल करते हैं छोटा सा, ठीक है, विच इज ऑल्सो अ टॉपिक, दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप फटाफट से बना लीजिए जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अपने पास 3-4 कॉलम्स बना लीजिए, 4th कॉलम थोड़ा बड़ा बनाइएगा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड 4, ठीक है। जो कॉलम 1 है वो सबसे बड़ा बनाइएगा, कॉलम 2 थोड़ा छोटा, कॉलम 3 इक्वल, कॉलम 4 इक्वल, ठीक है। बना लीजिए फटाफट जल्दी जल्दी। सबसे पहले ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, इक्विटी शेयर कैपिटल फर्स्ट केस में बेसिकली ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 50 लाख रुपए लगाया, इन्वेस्ट किया। फर्स्ट ऑप्शन में हमने सारा का सारा इक्विटी से ले लिया, सेकंड ऑप्शन में हमने कुछ इक्विटी से लिया और कुछ डेट से, थर्ड ऑप्शन में भी हमने कुछ इक्विटी से और कुछ डेट से। हमें बेसिकली यहाँ पे ये देखना है कि हमने जो पैसा लिया डेट से वो लेना हमारे लिए प्रॉफिटेबल था या नहीं था। आई थिंक अब मैं वापस आता हूँ अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव पे। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। हम ये चाहते हैं हमेशा कि शेयर होल्डर्स ज़्यादा कमाएं। शेयर होल्डर्स ज़्यादा कमाएं तो ऑब्वियसली बात है हम हमेशा अपनी ऐसी कोशिश लगाते हैं जिससे हमारा EPS ज़्यादा हो जाए, अर्निंग पर शेयर ज़्यादा हो जाए। अर्निंग पर शेयर ज़्यादा करने के लिए हम सारी कोशिशें करते हैं। अगर अर्निंग पर शेयर ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब पर शेयर होल्डर अपने हर शेयर होल्डर अपने पर शेयर पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा रहा है मतलब उसकी अर्निंग ज़्यादा हो रही है, और हम तो हमेशा से यही चाहते थे कि अर्निंग पर शेयर ज़्यादा हो, ठीक है। लेकिन वो करने के लिए समटाइम्स बेसिकली होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है उससे EPS ज़्यादा होगा। हमें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करने होते हैं। हमें देखना होता है कि फर्दर जो पैसा मुझे चाहिए वो मैं कहाँ से लूँ, इक्विटी से लूँ या डेट से लूँ। अगर इक्विटी से लेता हूँ तो मेरा EPS क्या आएगा, डेट से लेता हूँ तो मेरा EPS क्या आएगा। हायर द EPS, हायर द EPS द बेटर इट इज़। और EPS बेटर करने के लिए हम क्या करेंगे वो देखना है हमें। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ने ये नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा फटाफट से। ओके, इस केस में हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा का पूरा इक्विटी से है, कुछ भी हमने डेट से नहीं लिया है। इस केस में हमने 40 लाख इक्विटी से और 10 लाख डेट से। इस केस में हमने 30 लाख इक्विटी से और 20 लाख हमने डेट से लिया। ओके सर, और तीनों ही केसेस में हमारा EBIT होता है बेटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब ये पैसा मैंने कमाया है, ये मैंने अर्निंग्स कमाई है। कहाँ से? अपने प्रोजेक्ट से जिसमें मैंने पैसा लगाया। तो तीनों ही केसेस में हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा वो 50 लाख रहेगा और EBIT सेम रहेगा, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। तो इस कंपैरिजन हमेशा बेटा बराबर वालों में होता है, ठीक है। अपने से छोटे से या अपने से बड़े से कोई कंपैरिजन नहीं, हमेशा अपने बराबर वाले से होता है, ठीक है। तो अगर मम्मी अगली बार आपको अगर कंपेयर कर रही है ना कि वो देख तेरा भाई या वो देख वो कितना बड़ा हो गया और वो इतने अच्छे मार्क्स लाया था 12th में, तो बोलना भैया कंपैरिजन हमेशा इक्वल बराबर वालों में होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास 7 लाख है, यहाँ पे 7 लाख है, यहाँ पे 7 लाख है। प्लीज समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप जितना नोट कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो भी छोड़ दे। सिर्फ फोकस करें स्क्रीन पे, सिर्फ ये देखो कि मैं क्या कर रहा हूं, कानों से मुझे सुनो और स्क्रीन पे देखो। सबसे पहले कहता है बेटा इस केस के अंदर अगर हमारे पास केस नंबर 1, इस केस में हमारे पास नहीं है कुछ भी डेट। अगर डेट नहीं है, निल है, तो क्या मेरा इंटरेस्ट आना चाहिए? नहीं, इंटरेस्ट भी निल हो जाएगा। वेरी गुड। सेकंड केस में क्या मेरे पास इंटरेस्ट है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि आपके पास डेट है 10 लाख रुपए का। अगर डेट है 10 लाख रुपए का और 10% का रेट है तो 10 लाख का 10% 1 लाख, यानी कि 1 लाख रुपए मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट हो गया। क्लियर है ये बात? हाँ सर। इस केस में आपके पास 10% दैट इज 2 लाख रुपए।
2 लाख इंटरेस्ट यहाँ पे हो गया, 1 लाख इंटरेस्ट यहाँ पे हो गया। अब जरा हम ईबीटी निकालते हैं। ईबीटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं। यहाँ पे तो इंटरेस्ट था नहीं तो पूरा का पूरा 7 लाख रुपए आ जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट था तो ये आ जाएगा मेरा 6 लाख, और यहाँ पे भी इंटरेस्ट था तो ये आ जाएगा मेरा 5 लाख। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं। फिर कहता है कि टैक्स रेट। बेटा हमेशा याद रखना, टैक्स हमारी अर्निंग्स में से इंटरेस्ट माइनस होने के बाद जो अर्निंग्स बचती है उसके ऊपर लगता है। टैक्स हमेशा हमारी अर्निंग्स में से इंटरेस्ट माइनस होता है, उसके बाद जो अर्निंग्स बचती है उस पर टैक्स लगता है। इसका 30% निकालिए, कितना होगा, 2,10,000 रुपए। इसका 30% 1,80,000। इसका 30% 1,50,000। हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आएगा, जरा निकालिए फटाफट, 4,90,000। ये आ जाएगा 4,20,000 रुपए, और ये आ जाएगा 4,50,000। नहीं सॉरी, फिर से चेक कर लेते हैं। 6 लाख माइनस 1 5, 5 माइनस 80 420, 7 लाख माइनस 2 दैट इज 5, 5 माइनस 10 490। वेरी गुड, आगे चलते हैं। बेटा यहाँ तक सबको बात क्लियर है, सबको समझ आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर आपको प्रेफरेंस डिविडेंड का ऑप्शन दिया, समटाइम्स क्वेश्चन में दिया होता है प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया तो आप प्रेफरेंस डिविडेंड को छोड़ देंगे, नील कर देंगे। आगे चलते हैं। यहां तक बात क्लियर है, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल सी बात ध्यान दो। ये न्यूमेरिकल बेटा 6 नंबर का आता है पेपर में, इसीलिए समझा रहा हूं आपको। ईबीआईटी, ठीक है। ईबीआईटी हमारे पास हमारी अर्निंग्स है, उसमें से हमने इंटरेस्ट माइनस कर दिया। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो बचा हमारे पास दैट इज ईबीटी। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो हमारे पास बचा दैट इज ईबीटी। यहाँ पे इंटरेस्ट हमने माइनस किया 1 लाख, क्योंकि हमारे पास डेट था 10 लाख रुपए का। यहाँ पे हमने 2 लाख रुपए माइनस किया क्योंकि डेट था हमारे पास 20 लाख रुपए का। जो हमारा ईबीटी आया उसके ऊपर हमने टैक्स लगाया। देखो ये इनकम स्टेटमेंट होती है कैसे, ईबीआईटी माइनस में इंटरेस्ट दैट इज ईबीटी, माइनस में टैक्स दैट इज ईएटी, माइनस में प्रेफरेंस डिविडेंड दैट इज ईएई। दिस इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। अब क्या कहता है, ईबीटी हमने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया 30%, इसका 2,01,000, इसका 180, इसका 150। आगे चलते हैं। फिर कहता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ है नहीं, इसलिए 0 ही माइनस होगा, तो ये हमारा सेम आ जाएगा 490, 420 एंड 350। सर हमें तो देख के ना ऐसा लग रहा है कि सर ये जो ऑप्शन 1 है ना यही बढ़िया है, आप पता नहीं क्यों इतनी कैलकुलेशन कर रहे हो। ऊपर से ही समझ आ रहा था सर ऑप्शन 1 ही बढ़िया है। बिल्कुल सही बेटा। अब जरा हम इसको शेयर होल्डर से डिवाइड करते हैं जिससे हमारा ईपीएस आएगा। एक बात देखो बेटा, यहाँ पे 50 लाख रुपए हमने किससे लिया, इक्विटी से। 10 रुपए का एक शेयर है, तो यहाँ पे कितने हो गए बेटा 5 लाख शेयर होल्डर्स। यहाँ पे कितने हो गए 4 लाख शेयर होल्डर्स। यहाँ पे कितने हो गए 3 लाख शेयर होल्डर्स। तो क्या करेंगे हम, 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख। हम फिर से चेक कर लेते हैं, यही है क्या, हाँ 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख, ठीक है। अब डिवाइड करके आंसर निकालो फटाफट। मैं भी निकालता हूं, आप भी निकालिए, देखते हैं कौन पहले निकालता है। जल्दी जल्दी, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं भले ही कर लूं लेकिन आप नहीं करेंगे बेटा। मेरा एग्जाम नहीं है ना, आपका बोर्ड का पेपर है। हाँ जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी कोशिश करी होगी निकालने की। अगर नहीं भी निकाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए, आप सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे देखो सिर्फ। सर आप तो कह रहे थे कि
हमें ऐसा लग रहा है, मतलब इनफैक्ट हमें भी ऐसा लग ही रहा था कि ऑप्शन 1 तो बेटर होगा सर, लेकिन यहां पे तो हमें ऑप्शन 3 बेटर लग रहा है, क्योंकि आपने अभी स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी, हायर द ईपीएस द बेटर इट इज। और सर ये हो कैसे गया सर, इसके पास तो पैसा भी कम था, इसका ईएई भी सिर्फ 3.5 लाख था, उसका ईएई 490 था। सर फिर कैसे हुआ ये, उसका ईएई 490, उसका ईएई 350, लेकिन फिर भी सर ज्यादा ईपीएस तो जो आया वो थर्ड पार्ट का आ गया। सर हमें तो समझ ही नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो गया। बेटा सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। आप एक बात देखो ना, यहां पर 4,90,000 4,90,000 को डिवाइड किया गया 5 लाख में, मतलब 5 लाख लोगों में बांटा गया। बेटा मैं बीच में कुछ हिंदी के वर्ड्स इसलिए यूज कर रहा हूं, मुझे कुछ बच्चों ने वीडियोस पे कमेंट करे कि सर हमें जैसे लाइक मेरी वीडियोस कुछ ऐसे बच्चे भी देखते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के हैं या वो शायद इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं समझते हैं, तो मैं साथ में हिंदी के वर्ड्स भी यूज कर रहा हूं, साथ साथ इंग्लिश भी यूज करूंगा, ठीक है, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जो 420 आया 4,20,000 रुपए मेरा ईएई आया। अब बेटा ये कितने लोगों में बट रहा है, 4 लाख 4 लाख लोगों में। आप एक बात सोचो, यहां पे जो खाने वाले लोग थे ईपीएस को, डिविडेंड को खाने वाले लोग थे वो ज्यादा थे, लेकिन यहां पे लोग कम हो गए। ठीक है अमाउंट कम हुआ लेकिन लोग भी तो कम हो गए। और यहां पे 3.5 लाख 3,50,000 सिर्फ 3 लाख लोगों में बट रहा है, सिर्फ 3 लाख लोगों में बट रहा है। आप फर्क देखो, ठीक है। अब सर ये हमें समझ आ गया कि सर शेयर होल्डर्स कम थे, कम लोगों के पास पैसा गया इसलिए उनका ईपीएस बढ़ गया। सर लेकिन फिर भी डेट लेना प्रॉफिटेबल है या नहीं ये कैसे पता लगेगा, हम कैसे जाने सर, हमें कैसे पता लगेगी ये बात कि डेट लेना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, हमें कैसे पता लग पाएगी। बेटा इसके लिए आप एक फॉर्मूला नोट कर लो फटाफट से, वैसे आपके नोट्स में होगा ही, फिर भी आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। ये आरओई, इनफैक्ट आप इसको छोड़ो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। चलिए आपने यहां पर जो पैसा लिया, हम आरओआई निकालते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ईबीआईटी अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब डेट और इक्विटी, जितना पैसा हमने बिजनेस में लगाया। अब मैं आपसे पूछता हूं आप ही के केस में, अभी ऊपर हमने जो पढ़ा वहां पे ईबीआईटी कितना था बेटा, 7 लाख रुपए, ठीक है। ईबीआईटी कितना था बेटा, 7 लाख रुपए, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बेटा, 50 लाख रुपए। कैलकुलेट करके बताइए कितनी परसेंटेज आ रही है ये। सर ये तो 3 जीरो यहां से गई, 2 जीरो यहां से गई, सर हमें तो समझ नहीं आ रहा है। 7 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 100, कैलकुलेट करिए बेटा। वेट, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, ये 5 लाख नहीं है, ये 50 लाख है बेटा, आई एम सॉरी। 7 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू में 100, दैट इज 14%। आंसर इज 14%। सर हमें ये बात समझ नहीं आ रही है कि आपने किया क्या है, मैं बता देता हूँ बेटा। हमने ये आरओआई निकाला है। आरओआई का मतलब क्या होता है, जितना पैसा मैंने बिजनेस में लगाया और जितना पैसा मैंने बिजनेस में कमाया, जितना पैसा मैंने बिजनेस में लगाया और उसी बिजनेस से जितना पैसा मैंने कमाया, वो जो मैंने कमाया वो कितना प्रपोर्शन है मेरे लगाने का। भाई आप कहते हो कि मैंने 20 लाख रुपए लगाया और 2 लाख रुपए कमा लिया, तो इसका मतलब कितना कमाया आपने, 10%। ऑब्वियस ही बात है। आप कहते हो मैंने 40 लाख रुपए लगाया, 4 लाख रुपए कमा लिया, तो कितना कमाया आपने, 10%। तो ऐसे ही यहां पे हमने 50 लाख रुपए बिजनेस में लगाया और 7 लाख रुपए कमाया, 50 लाख बिजनेस में लगाया और 7 लाख रुपए कमाया, तो मेरा आपसे सवाल कि मैंने कितना परसेंट कमाया, मैंने 14% कमाया। अब एक चीज देखो, जहां पे मैं पैसा लगा रहा हूं वहां पे मेरी रिटर्न है 14%, जहां से मैं पैसा लोन पे ले रहा हूं वहां पे मेरी कॉस्ट है 10%। फायदे का सौदा है कि नहीं है?
सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर, हमने लोन पे पैसा लिया 10% पे और सर हमने अपने बिजनेस में लगाया तो हमने वहां पे 14% कमाया। सर ये तो बहुत फायदे का सौदा है सर, 4% तो हमने एक्स्ट्रा कमा लिया। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने पैसा लिया, जो डेट लिया आपने 10% के रेट पे और आपने उसको लगाया, इन्वेस्ट किया कितने रेट पे? 14% पे। अभी अगर मैं आपको एक बात और बताऊंगा ना तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली में फायदा सिर्फ 4% का नहीं है, उससे भी ज्यादा का है। सर 4% का नहीं है, उससे भी ज्यादा का। सर वो कैसे? बेटा आपको पता है हमने हमेशा एक लाइन पढ़ी है, जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था पढ़ना, हमने हमेशा एक लाइन पढ़ी थी, डेट इज ऑलवेज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। डेट इज ऑलवेज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, पहली बात डेट इज ऑलवेज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। दूसरी बात हमने पढ़ी है डेट, इंटरेस्ट ऑन डेट is a tax deductible expense. Interest on debt is a tax deductible expense. ये कैसे है, ये कैसे है कि इंटरेस्ट ऑन डेट एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है? सर हमें जरा समझाइए। मैं समझाता हूं बेटा, जरा देखना शुरू कीजिए आप। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि इस केस में, केस नंबर 1 में, ऑप्शन 1 में मैंने टैक्स पे किया, ऑप्शन 1 में मैंने टैक्स पे किया कितना? ऑप्शन 1 में मैंने टैक्स पे किया 2,10,000। और अगर मैं ऑप्शन 2 की बात करूं तो मैंने टैक्स पे किया 180। ऑप्शन 3 में मैंने टैक्स पे किया 150। क्या डेट लेने की वजह से मेरा टैक्स कम हो रहा है? यहां पे टैक्स कम हुआ 30,000 से, यहां पे देखूं तो टैक्स कम हुआ 60,000 से। सर ऐसा हो कैसे रहा है? ये बात हमें समझ नहीं आ रही है, ऐसा हो कैसे रहा है? बेटा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने डेट ले लिया, डेट लेने की वजह से हमने इंटरेस्ट पे कर दिया। तो सर वो तो ऑब्वियस ही बात है, जब डेट लोगे तो इंटरेस्ट पे करोगे, इसीलिए टैक्स कम हो रहा है क्योंकि उसकी अर्निंग्स कम हो रही है। लेकिन एक बात को समझो, मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, एक बार सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 पे अभी आप ध्यान नहीं देंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ऑप्शन 1 का जो टैक्स है वो कितना है? 2,10,000। ऑप्शन बी का जो टैक्स है वो कितना है बेटा? 180। दोनों का डिफरेंस निकालोगे कितना होता है? सर 30,000। बेटा अगर मैं आपसे एक लाइन बोलूं कि आपने जो इंटरेस्ट पे किया वो सिर्फ 70,000 पे किया अपने लोन का, ये 30,000 आपने पे करना ही था, आपने अपने इंटरेस्ट के लिए पे नहीं किया। अगर इंटरेस्ट के लिए पे ना करते तो आपको सरकार को पे करना पड़ता। सर ये बात हमें समझ नहीं आई। बेटा ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट चीज है, 2 मिनट लगेंगे, अगर समझ आ गई तो कभी दिक्कत नहीं आने वाली। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये ऑप्शन 2 में जो हमने डेट लिया, डेट लेने की वजह से मैंने 1 लाख रुपए पे किया, डेट लेने की वजह से मैंने 1 लाख रुपए पे किया। मैं ये कह रहा हूं बेटा ये जो मैंने 1 लाख रुपए पे किया ना, ये एक्चुअली मैंने 1 लाख पे नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर मैं भी ऑप्शन 1 की तरह डेट नहीं लेता तो मुझे भी टैक्स 2,10,000 रुपए देना पड़ता। मैं भी ऑप्शन 1 की तरह अगर डेट नहीं लेता तो मुझे भी टैक्स 2,10,000 रुपए देना पड़ता। लेकिन मुझे डेट लेने की वजह से मुझे अपने अमाउंट पे जो टैक्स है वो कम देना पड़ा। तो वो पैसा मैंने सरकार को ना देके अपने लेंडर्स को दे दिया, जिससे पैसा मैंने उधार पे लिया है, लोन पे लिया है। तो अगर मैं देखूं कि ये 30,000 अगर मैं लोन नहीं लेता तो भी मुझे देना पड़ता, लोन लिया तो भी मैंने दिया, तो ये 30,000 को तो काउंट ही मत करो, क्योंकि अगर इनको नहीं देता तो सरकार को दे देता, अगर लोन नहीं लेता। तो अल्टीमेटली मैंने 70,000 ही तो ज्यादा दिया। तो इसका मतलब मुझे ये 10 लाख लेने पे कॉस्ट कितनी पड़ रही है? सिर्फ 70,000। अगर मैं 10 लाख को डिवाइड करता हूं, 70,000 को डिवाइड करता हूं 10 लाख से, इफ आई एम डिवाइडिंग 70,000 विद द 10 lakhs, देन आंसर इज 7%। आंसर इज 7%। इसका मतलब मुझे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पड़ा, 7% पड़ा, ना कि 10%। सर ये बात हमें थोड़ी सी समझ आ गई है लेकिन कंप्लीटली नहीं आई।
मैं आपको एक चीज समझाता हूं, पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेपर में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको वो कह देगा कि आपके पास इक्विटी है 40 लाख रुपीस की, डेट है 10 लाख रुपीस का, ठीक है, इक्विटी है 40 लाख रुपीस की, डेट है 10 लाख रुपीस का, आपका टैक्स रेट है 30% और आपका इंटरेस्ट रेट है डेट के ऊपर 10% है आपका डेट, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट जो आपका है बेसिकली वो 10% है, मैंने अलग से भी लिख दिया है, ठीक है। अब आप ये बता दीजिए व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये 2 से 3 नंबर में, 2 नंबर में पूछ सकता है, इसको एज इट इज नोट कर लेंगे या फिर सिर्फ समझ लीजिए, मैं भी टाइम दे दूंगा नोट करने के लिए। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आई इंटू में 1 माइनस में टी अपॉन में 100, ठीक है, वेयर आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट, टी इज इक्वल टू टैक्स रेट। तो अगर मैं कहूं इसी केस में आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप लेंगे 10% का रेट है तो यहां ले लेंगे 10, टी कितना है, टैक्स रेट कितना है हमारा 30%, दैट इज 0.30 अपॉन में 100, तो आंसर इज 7%। सर दिस इज द वे ऑफ गेटिंग द आंसर, कि पेपर में वो अगर आपसे इफेक्टिव रेट मांगता है तो इफेक्टिव रेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे आई इंटू में 1 माइनस में टी अपॉन में 100, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपको डेट पड़ा 7% का। अब मैं अगर एक चीज पे आऊं कि बेटा 7% का डेट पड़ा मुझे, जो मैंने बाहर से पैसा लिया और वो इन्वेस्ट किया मैंने 14% पे, फायदे का सौदा है कि नहीं है, ऑब्वियसली बिल्कुल फायदे का सौदा है। इनफैक्ट अगले लेक्चर में मैं आपसे एक और केस डिस्कस करूंगा जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि डेट लेना उल्टा हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहा। वो कहते हैं जैसे इसको क्या बोलते हैं, फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, उसे क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, कि डेट लेना उल्टा मेरे लिए बेकार हो गया, ठीक है। अगर आपने नोट नहीं किया तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं फ्रॉम द फर्स्ट पेज, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, पहले जल्दी 2 मिनट दूंगा, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर लेक्चर वाइंड अप करेंगे आज का। मेरे ख्याल से ये तो आप नोट कर भी चुके होंगे। सेकंड पेज पे आ जाते हैं हम। ये लाइन जरूर लिख लेना, हायर द ईपीएस बेटर इट इज। मेरे ख्याल से ये भी आप नोट कर चुके होंगे, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट, इक्विटी है हमारी 40 लाख्स, डेट है हमारा 10 लाख्स। सर इसमें इक्विटी का तो कोई यूज ही नहीं हुआ क्योंकि बेटा इग्नोर करना था, वो उसने जानबूझ के दिया था आपको गुमराह करने के लिए। नेक्स्ट, नोट कर लीजिए इसको फटाफट से।